नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब एलटी का जो पेपर है आपके निकटतम आते हुए जा रहा है। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने जो आपका भाग 1 तार्किक परीक्षण और सामान्य ज्ञान से संबंधित जो टॉपिक दिए हुए हैं, तो मैं आज जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो यूनिट 3 रखने जा रहा हूँ, सामान्य ज्ञान। जो सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तो उत्तराखंड की सीरीज में कुछ जल्दी ही ये प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आप की जो सामने मैं सीरीज लेके उपस्थित हूँ, भारत का सामान्य ज्ञान। तो भारत से रिलेटेड आज हम देखेंगे, भारत के राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ जो पीडीएफ आपके सामने बना के रखी है जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में भारतीय राज्यों से पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हम जब भारतीय राज्यों के बारे में बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में कुल भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वांटिटी आपको स्पष्ट तौर पर पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि ये श्रृंखला बहुत ही आसान है। तो क्यों, अगर आसान है तो ये आपके टॉपिक में दिया हुआ है, तो इसलिए आपको इसको देखना अवश्य है। ठीक है, हम वर्तमान में अगर बात करें तो 28 आपके राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, अगर हम बात करें, हालांकि जो अगर आज़ादी से अगर पहले की अगर बात करें तो भारत में अगर कुल जो रियासतें हुआ करती थी उस समय आपके 565 ये क्या हुआ करती थी, उस समय भारत में रियासतें हुआ करती थी। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि आज़ादी से पहले भारत में कुल कितनी रियासतें हुआ करती थी। तो आपको ये क्वांटिटी पता होनी चाहिए। ये 565 यहाँ पर रियासतें हुआ करती थी। आज़ादी की अगर आज़ादी की बात क्या हुआ, अगर 14 राज्यों का क्या हुआ गठन आज़ादी के बाद हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज़ादी के पश्चात कितने राज्यों का गठन किया गया था। तो आपके वहाँ पर अगर क्वेश्चन जो आएगा 14 राज्यों का गठन उसके बाद हुआ था। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 29 राज्य के रूप में, और साथ ही अब केवल पहले 29 राज्य थे, अब केवल अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या 28 राज्य यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो 28 राज्य यहाँ पर हैं। अब मैं इस लेख के माध्यम से हम जो समझेंगे भारत के राज्यों के बारे में, उसके गठन कितने प्रकार से किया गया, वो तमाम चीज़ें जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन्हीं को ज़्यादा मैंने इसमें फालतू चीज़ें ऐड नहीं करी हैं। जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकता है वही आपके सामने। अब भारत के राज्य और उसका गठन की अगर हम बात करें तो भारत से पहले, अगर हम आज़ादी से अगर पहले की अगर बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि 565 यहाँ पर रियासतों में बटा हुआ था भारत। और ये जो ये रियासतें थी वो देसी रियासतें जो स्वतंत्र शासन व्यवस्था ये क्या करती थी। देखिए, ये अगर आज़ादी से अगर कहें, इन रियासतों में ब्रिटिश साम्राज्य का भी इसमें किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं रहा, क्योंकि ये जो रियासतें थी जिस समय ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत, तो ये कहीं ना कहीं जो इस रियासतों के जो सरदार थे या जो राजा थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की चाटुकारी करते थे या उनके तलवे चाटा करते थे। तो इसलिए ये जो सम्राट, ये जो ये रियासतें थे, तो उनकी दया के पर्यंत ये चला करते थे। तो इसलिए स्वतंत्र ये हुआ करती थी, क्योंकि इन पर अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार के किया गया था, इसमें ज़्यादा इन्होंने अपना अधिकार स्थापित नहीं किया था, क्योंकि ये दिन रात अंग्रेजों की क्या करते थे, चाटुकारिता ये किया करते थे। तो इसीलिए ये स्वतंत्र रहा करती थी। जो एक शख्सियत जो भारत के निर्माण में सबसे बड़ी जो बाधा थी, यही अगर हम देखें, जब भारत जब आज़ाद हुआ, भारत के बाद जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, तो लोकतंत्र को जब स्थापित करने की जब बात आती है तो वहाँ पर यही चीज़ सबसे बड़ी ये गले की फांस बनकर ये समझ से उठी। तो आपको पता है, जैसे हैदराबाद की रियासत है, बहुत ढेर सारी ऐसी रियासतें हैं जिसमें भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने की जब बात आ रही थी, जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा तमाम जितने भी रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों के जो जितने भी राजा हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भारत अब आज़ाद हो गया, तो अब भारत आपके जो राजतंत्र के रूप में ना रहते हुए, अब ये गणराज्य के रूप में ना रहते हुए ये लोकतांत्रिक देश के रूप में रहेगा। और आपको हम क्या करेंगे, इस जो आपका जो राज्य है, जो रियासत है, वो भारत में इसका विलय कर दिया जाए, और आपको हम क्या करेंगे, उसमें आपको सम्मान और ये तमाम चीज़ें, इज्जत ये दी जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रदान की जाएंगी जो आप चाह रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ है, कुछ रियासतों ने बाद में अड़ंगा भी डाला था। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बाधा ये बनी थी
अब मैं बताऊं, उस समय तीन प्रकार के ये राज्य हुआ करते थे कि कैसे राज्य हुआ करते थे। एक तो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में थे। जितने भी जो ब्रिटिश भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ ब्रिटिशरों का अधिकार था वो क्षेत्र क्या कहलाया गया, भारत क्षेत्र के अंतर्गत, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र के अंतर्गत कहा गया। यहाँ पर रियासतें और साथ ही जो फ्रांस है और तो पुर्तगाल के जो उपनिवेश, यहाँ जब जो कारखाने खुले थे तो कहीं ना कहीं इन लोगों का यहाँ पर क्या था, आधिपत्य था। तो बेसिकली हम रियासतों की जब बात करेंगे तो ये आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये आपके अंग्रेजों के प्रसाद पर्यंत ही ये जीवित रहे थे, ठीक है, उनकी। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, भारत में ये कहा जा सकता है, जो प्रश्न पूछा जाएगा, भारत स्वतंत्रता के बाद जो हैदराबाद, ये जो हैदराबाद की जो रियासत है ये सबसे बड़ी क्या थी, ये बहुत ज़्यादा इसने दिक्कत पैदा करी थी। और जूनागढ़ हो गया, भोपाल हो गया, कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों को भारत के जो परिषद संघ में क्या करें, सम्मिलित होने के लिए इन्होंने सहमति जताई। देखिए जो एक आपके हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, भोपाल हो गया और ये कश्मीर, इन चार जो रियासतें थी कहीं ना कहीं भारत की जो लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चार रियासतें क्या थी, सरदर्द बनी हुई थी। अगर देखिए भारत पूरी तरीके से एक देश के अगर रूप में अगर विकसित होता है तो गणराज्य के रूप में, अगर मान लीजिए भारत के अंतर्गत ही एक जूनागढ़ हो गया, आपके हैदराबाद हो गया, ये क्या हो गया, अगर इनको भारत के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया, गणराज्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया, भारत के ही अंतर्गत एक देश होता, जिस देश का जो शासक होता वो हैदराबाद या जूनागढ़, ये इनको इसलिए जरूरी था कि भारत को अगर एक अखंड राज्य के रूप में अगर बनाना है, एक अखंड भारत बनाना है, तो इन लोगों को इसमें सम्मिलित करना ही था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद को कितने रियासतों को इसमें इन्होंने अपनी सहमति प्रदान करी, तो आपको पता होना चाहिए ये 562 रियासतों ने क्या की थी, इसमें अपनी सहमति दी थी। और जो ये जो चार रियासतें हैं, इन लोगों ने क्या करी, इसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा डाला था। भारत की आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी से भारतीय राज्यों की सीमाएं साल दर साल बदलती ही रही। देखिए जब भारत जब आज़ाद हुआ, इसकी सीमाओं की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये साल दर साल इनकी सीमाओं में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता रहा और ये बदलती रही। और अगर जब भारत का विभाजन से पहले अगर मैं कहूँ, जो यहाँ पर रियासतें थी वो 565 रियासतें थी और 17 प्रांत हुआ करते थे। और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर गठित किया गया। इस चीज़ को बहुत तरीके से नोट कर लीजिएगा। देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब भारत का विभाजन था तो उसमें पहले, जो विभाजन से पहले कितनी रियासतें थी, आपको 565 की बात करो तो यहाँ पर 565 क्या थी, आपकी रियासतें थी। अगर हम प्रांतों की बात करूँ तो प्रांत कितनी थी, 17 प्रांत हुआ करती थी। और अगर मैं बात करूँ 1956 की बात करूं तो यहाँ पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद, जब राज्यों को गठन किया गया था, उसके बाद 14 राज्यों का किया गया, यहाँ पर गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अगर हम बात करें 2014 में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हुआ करते थे। देखिए बहुत से बच्चे इस दुविधा में रहेंगे कि भैया कितने राज्य थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, वर्तमान में कितने हैं, पूर्व में कितने थे। तो आपको पता है 2014 में 29 राज्य हुआ करते थे और 7 क्या थे, आपके केंद्र शासित प्रदेश। अब 28 हो गए हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ पर विभाजित किया। अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जैसे बात करूँ तो अब जम्मू और कश्मीर का विभाजन करके 28 राज्य और साथ ही क्या कर दिया गया था, आपके 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया। तो इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक से देखिए। ये जो वीडियो है ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि जो बच्चा इसको देखता है तो मैं समझता हूं कि उसका जो भारतीय राज्यों से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर का जो निर्माण किया गया था या जो इस राज्य की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई विवाद हमारे सामने उभर के समक्ष है। 1948 में इस राज्य के जो राजा हुआ करते थे, मैंने कहा ये रियासत हुआ करती थी उस टाइम पे, तो इस रियासत के जो राजा थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए जो जवाहरलाल नेहरू हो गए और इनके जो राजा थे, हरि सिंह जो राजा थे, इनके बीच क्या हुआ था, एक संधि हुई थी। इस संधि के तहत इन्होंने पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर किए और इन्होंने क्या कर दिया, भारतीय संघ का
ये हिस्सा बनने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। और 1956 में देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1956 में जम्मू कश्मीर ने भारतीय संघ में विलय की प्रतिक्रिया क्या कर दी, पूरी कर दी गई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर ने भारतीय संघ में विलय की प्रतिक्रिया कब पूरी की गई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए 1956 में ये विलय की प्रतिक्रिया से संबंधित चीज़ें क्या हुई थी, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी। अब अगर हम बात करते हैं, अब ये राज्य विभाजित हो गया है। देखिए अब ये जो राज्य था विभाजित हो गया है क्योंकि इसके हिस्सा कर दिया गया, इसको क्या किया, तो इसके दो हिस्से कर दिया। अब अगस्त 2019 के अगर आपको याद होगा तो यहाँ से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विभाजित कर दिया गया। पहले ये क्या था, एक पूरा ही राज्य था। अब क्या है, जम्मू कश्मीर और साथ ही लद्दाख क्या है, ये अलग अलग तरीके से इसको क्या गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यही याद रखिएगा। अब देखिए इतना आपको पता होगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो अस्तित्व की अगर हम बात करें 1950 में, ठीक है, यहाँ पर भी जो एक राजा हुआ करता था, जो राजा का जो शासनकाल था वो बहुत शक्तिशाली यहाँ का साम्राज्य था, भूमि के रूप में वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय ये राजा हुआ करता था। तो उसने 1950 में उत्तर प्रदेश बनने से पहले संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि भारत का सबसे बड़ा ये राज्य के रूप में जाना जाता है जनसंख्या के मामले में भी, और अगर हम देखें तो बेसिकली इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना हमें इतना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि 1950 में उत्तर प्रदेश बनने से पहले क्या था, ये संयुक्त प्रांत के रूप में इसे जाना जाता है, अवध के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये एक प्रांत था, संयुक्त प्रांत के रूप में ये जाना जाता था, जो कि अवध और आगरा के क्षेत्रों को कहीं ना कहीं जोड़कर ये इसको एक किया गया था। कौन से क्षेत्रों को, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जो जाना जाता है, कितने क्षेत्रों को जोड़कर इसको एक किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए वो अवध हो गया और आगरा को जोड़कर किया गया था, एक किया गया था, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं बिहार 1950 में, ठीक है, बिहार की अगर हम बात करें 1950 में क्या हुआ, इस राज्य का जो गठन की अगर बात करें अंग्रेजों द्वारा 22 मार्च 1912 को किया गया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो बिहार राज्य है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, तो अंग्रेजों द्वारा इसका गठन किया गया था। 22 मार्च 1912 को इसका गठन किया गया, लेकिन इसे किया गया पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला, ठीक है, गठन तो अंग्रेजों द्वारा किया गया और इसको जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला कब मिला, आपके 26 जनवरी 1950 को क्या मिला था, इसको बिहार को एक संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 2000 में अगर हम बात करें इसे और विभाजित किया गया था, ठीक है। देखिए 2000 में बिहार का एक तरीके से इसको विभाजित करके इसका एक हिस्सा जो बनाया गया था, वो जो राज्य के रूप में जो नया गठन किया गया था, वो जो बना था वो झारखंड के रूप में बिहार से पृथक होकर जो राज्य बना 2000 में आपका क्या बना था, झारखंड बना था। आपको पता होगा 2000 में दो राज्यों का गठन किया गया था, एक तो उत्तर प्रदेश से अलग करके आपके उत्तराखंड को बनाया गया था और बिहार से जो अलग करके क्या किया गया था, आपको बिहार राज्य का, ये बिहार से झारखंड राज्य का गठन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ये चार्ट जो देख पा रहे हो ये संपूर्ण भारत का ये दिखाया हुआ है कि कहाँ पर क्या चीज़ है किस तरीके से, ठीक है। अब देखिए असम की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है असम, अपने आप में बहुत ज़्यादा ये जो टॉपिक है अपने आप में महत्वपूर्ण है। 1950 की अगर हम बात करें, ये असम को अगर हम कहें जो ब्रिटिश संरक्षित राज्य जब बना था, ब्रिटिशों के द्वारा जिसको संरक्षित रूप में अगर कहें जब इसको बनाया गया था, ये 1826 में इसे ब्रिटिश संरक्षित राज्य इसे बनाया गया था और 1874 में असम को क्या करते थे, बंगाल से अलग कर दिया गया था, ठीक है, पहले बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था और 1874 में बंगाल को क्या करते थे, बंगाल से अलग करके असम को, देखिए असम को बंगाल से अलग कर दिया गया है। 1900 देखिए 16वीं शताब्दी में क्या हो गया था, ब्रिटिशरों का भारत में आगमन हो गया, तो कहीं ना कहीं असम का जो अस्तित्व जो रखा गया वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशरों के द्वारा रखा। और 1912 में जो ब्रिटिशरों के शासन के तहत किया गया था, असम को प्रांत के रूप में, एक प्रांत के रूप में पुनः रूप में गठित किया और ग्रेटर अगर कहें असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम इसको शामिल किया गया। अब ग्रेटर की अगर हम बात करें, ग्रेटर असम के अंतर्गत किन किन को, असम को के अंतर्गत किन किन को सम्मिलित किया गया, एक तो मेघालय को सम्मिलित किया गया था, नागालैंड को सम्मिलित किया गया, मिजोरम को सम्मिलित किया गया था, याद रखिए। मैं जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं आयोग का पेपर सेट करने वाला होता मैं ये पूछता
कि भैया असम को ग्रेटर असम बनाने के लिए उसके अंतर्गत कितने राज्यों को सम्मिलित किया गया था। तो आपको पता था मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम को सम्मिलित किया गया। तो ये ब्रिटिश प्रांत के तहत कब इसको रूप में गठित किया गया, ब्रिटिश प्रांत के रूप में इसको कब गठित किया, 1912 में इसको ब्रिटिश के रूप में, ब्रिटिश शासन प्रांत के रूप में इसको गठित करके असम एक अस्तित्व में आया, इसको पुनः रूप में इसको गठित किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला गया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि असम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष से मिला था, तो आपको बताना 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और अगर हम बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार को कब मिला, यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1950 को जिस वक्त बिहार को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, वहीं असम को भी क्या मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा को भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उड़ीसा को भी देख लीजिए। 1950 की जब हम बात करें, 19 जब ये राज्यों को गठन किया जा रहा था, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी लिखा है 1950। यहाँ पर भी आप उत्तर प्रदेश को देख पा रहे हो। ये जो राज्यों को गठन या मान्यता दी गई थी, तो इसी वर्ष से दी गई थी 1950 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को अंग्रेजों द्वारा क्या किया था, उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा उड़ीसा को किस वर्ष है अलग प्रांत के रूप में बनाया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 अप्रैल 1936 को क्या बनाया गया था, उसको एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था। और 1950 में हम अगर बात करें तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और 2011 में इसका नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया। ठीक है, उड़ीसा इसको कर दिया, अब इसका नाम बदलकर उड़ीसा ये कर दिया गया, याद रखिएगा। 2011 में इसका नाम बदल दिया गया है। और देखिए अब यहाँ का अगर तमिलनाडु की अगर बात करो ना, इसको भी पूर्ण राज्य के रूप में जो गठन किया गया था 1950 में ही इसको पुनर्गठित किया गया था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा तमिलनाडु की अगर बात करें, पूर्वोत्तरी अगर मद्रास प्रेसिडेंसी की अगर बात करें तो 1950 में एक राज्य के रूप में इसको गठित किया गया और 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु ये कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तमिलनाडु को कब इसका नाम बदलकर तमिलनाडु ये कर दिया गया, तो उसका नाम जो बदल गया था 1969 में इसको किया गया था, बदल दिया गया था। अब वहीं अगर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पहला ऐसा राज्य बना भारत का, देखिए इसे अगर हम बात कर रहे हैं, इसे 1 नवंबर 1956 को राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा आंध्र प्रदेश को किस वर्ष है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसको जब राज्य का दर्जा दिया गया 1 नवंबर 1956 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। और एक अगर हम कहें अलग राज्य बनाने से पहले मद्रास ये जो हिस्सा था मद्रास राज्य का हिस्सा था। देखिए अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं, आंध्र प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व ये किसका हिस्सा हुआ करता था, तो आपको पता होना चाहिए ये मद्रास का क्या था, ये हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे 2 जून 2012 को न 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से को अलग करके तेलंगाना बनाया गया था। देखिए कभी क्वेश्चन बनता है कि तेलंगाना को किस से पृथक करके बनाया गया था। तेलंगाना को जो किया गया था ये आपके जो आंध्र प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है उससे पृथक करके एक जो अलग राज्य के रूप में जिसको गठित किया गया 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य को ये बनाया गया था, याद रखिएगा। जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं 1956 का ये मतलब है कि ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1956 में ये अस्तित्व में आया और ये राज्य का पन्ना ये जिले के हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की, इसलिए पन्ना ये जिला है यहाँ पर हीरे के खान के लिए ये प्रसिद्ध है। और 2000 में इससे भी विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया गया। देखिए मध्य प्रदेश को पृथक करके मध्य प्रदेश का एक हिस्सा काट कर क्या बनाया गया था 2000 में। जब देखिए 2000 में आपको तो एक उत्तराखंड बना, झारखंड बना और क्या बना, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। छत्तीसगढ़ किसका अस्तित्व है कि छत्तीसगढ़ किससे विभाजित होकर बना, तो ये मध्य प्रदेश से होकर विभाजित हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वहीं हम बात करते हैं केरल की बात करते हैं तो त्रावणकोर, कोचीन और मालबार के जो पूर्व राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 1956 में केरल राज्य बनाने के लिए एक साथ इनको क्या करें, जितने भी हैं ये त्रावणकोर या कोचीन या मालबार जो ये पूर्वोत्तर के राज्यों को क्या करते हैं इन सभी को एक साथ मिश्रित करके एक साथ इनको गठित करके क्या बनाया गया था, केरल राज्य को ये बना दिया था। और 1 नवंबर
1926 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केरल को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, 1 नवंबर 1956 को इसको क्या किया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का को भी जो पूर्ण राज्य का जो रूप प्राप्त हुआ 1956 को ही ये प्राप्त हुआ। इसका गठन जब किया गया तो 1956 में 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य के रूप में इसको गठित किया गया था। देखिए, जब हम कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो उसे मैसूर राज्य के रूप में गठित किया गया। उसके बाद इसमें सभी खंडित भाषी क्षेत्र को एक साथ लाकर इसको मैसूर राज्य का ये निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। और 1973 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका जो नाम बदल दिया गया उसको क्या कहते हैं, कर्नाटक के रूप में जाना गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नाटक को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, तो मैसूर राज्य के रूप में इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आपको इस प्रकार से घुमा के रखा है आयोग ने, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चीजें तो आपको पूरी तरीके से याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि मेरे द्वारा जो दी जा रही जो जानकारी है वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट अवश्य करें, ठीक है। अब देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र को भी जो पूर्व राज्य का जो दर्जा के रूप में करें 1960 यहाँ पर जो भी दिया है 1960 में, देखिए महाराष्ट्र और गुजरात मुंबई प्रांत का ये हिस्सा हुआ करते थे। जो महाराष्ट्र है और साथ ही ये गुजरात जो थे मुंबई प्रांत के क्या हुआ करते थे, ये हिस्सा हुआ करते थे। तो 1 मई 1960 की बात कर रहा हूँ, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का जो स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको गठित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कब किया गया था, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्वतंत्र राज्य के रूप में इनका गठन किया गया था, याद रखिएगा। जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात को इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो राज्य है एशियाई शेरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भैया जो गुजरात है, गुजरात किस लिए प्रसिद्ध है, तो गुजरात अगर हम कहें तो एशियाई शेरों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और अगर हम कहें ये ब्रिटिश, अगर हम बात करें ब्रिटिश भारत में मुंबई प्रेसिडेंसी का ये हिस्सा रहा। जब प्रेसिडेंसी जब मुंबई में थी तो गुजरात इसका पहले में ये हिस्सा बना हुआ था। 1 मई 1960 को गुजरात को अलग करके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित किया। देखिए, गुजरात को जो पृथक किया गया था वो महाराष्ट्र से ही क्या किया गया था, पृथक किया गया था, क्योंकि प्रेसिडेंसी जो क्षेत्र थी तो कहीं ना कहीं ये इसका हिस्सा हुआ करते थे। तो बाद में 1 मई 1960 में गुजरात को भी एक पृथक राज्य के रूप में क्या कर दिया गया, अलग करके इसको एक स्वतंत्र रूप में राज्य को घोषित कर दिया गया, ठीक है। जब हम नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड को भी समझने की कोशिश कीजिए। 1963 में ये क्या इसका क्या हुआ, गठन हुआ। देखिए, इस राज्य का जो गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ। क्वेश्चन बनेगा भी, आपको पता भी होना चाहिए। या आपको यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिए सकते हैं, तो किसका गठन क्या हुआ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना खाइएगा। ये असम से अलग हुआ था। असम राज्य से क्या होता है, अलग होकर क्या बना था, आपका नागालैंड हुआ। अब यहाँ पर देखिए, असम से क्या क्या चीज़ें अलग हुई थी। असम क्या था, ब्रिटिश संरक्षण से था, तो मेघालय और असम हो गया, नागालैंड, ये मिजोरम, ये सम्मिलित थे, तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए असम किससे अलग हो, असम को अलग किससे करें, बंगाल से इसको अलग किया गया। तो बंगाल से जब असम अलग हुआ, असम से अलग करके क्या बनाया गया, नागालैंड को बनाया गया। अब बात करते हैं पंजाब, सरदारों का वो क्षेत्र, ठीक है, सिखों का, ठीक है। 1966 में ये 8 राज्य और अन्य समान राज्यों के साथ पटियाला रियासत में ये विलय के बाद ये बना था। देखिए, जब 8 राज्यों के साथ अगर सामान्य रूप से अगर हम देखें, जो राज्यों के साथ जिस प्रकार से पटियाला जो रियासत थी, उसके जब विलय भारत में हो गया, भारत में विलय होने के बाद 1966 में इसका विलय से क्या हुआ, हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अलग हो गया। और जब ये अलग होगा, हरियाणा स्वतंत्र राज्य के रूप में अलग हुआ, तो चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा संयुक्त ये प्रांतीय राजधानी के रूप में बनी। तो आपको आज भी पता होगा कि इन दोनों का कोड एक ही जगह है। तो इस प्रकार से तमाम चीज़ें हुई। जब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो निर्माण किया गया था 1950 में इसका निर्माण किया गया। और यहाँ पर 30 रियासतों का जब विलय हुआ, जब 30 रियासतों का एक साथ जब विलय हुआ, तो 1956 में
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे घोषित किया गया। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का निर्माण कब किया गया, तो इसका 1950 में। और इसमें कितने रियासतों का विलय हुआ था, तो एक साथ तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 30 रियासतों के विलय के साथ क्या हुआ था, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये हिमाचल प्रदेश घोषित हुआ। और 25 जनवरी 1971 को हिमालय प्रदेश के रूप में हिमाचल को क्या किया गया था, एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य के रूप में कब इसको दर्जा मिला, तो कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता ही होना चाहिए। 1971 में इसको मिला क्या, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और सामने रख रहा हूँ। तो मणिपुर की अगर बात करें, जो मणिपुर आज की तिथि में जल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ गए भी नहीं, हमारी पूरी दुनिया भर में घूम आए, मगर बड़ा ही दर्दनाक यहाँ पर ये जो हिंसा हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये भारत का अभिन्न अंग है। 1962 में ये अस्तित्व में आया, पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा इसे मिला। तो मणिपुर 1947 की अगर मैं बात करूँ, 1947 भारत के स्वतंत्रता के साथ इसका क्या हुआ, उदय हुआ। और 1956 में ये केंद्र शासित रूप में ये बना, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना। देखिए मणिपुर भी क्या हुआ, भारत के साथ ही ये स्वतंत्र हुआ और 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना। और 21 जनवरी 1972 को भी इसको क्या करें, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 26 जनवरी 1971 को जो हिमालय को हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया था, आपके पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और उससे एक साल पहले जो अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश को मिला। और उसके एक साल बाद ये 21 जनवरी 1972 को क्या मैंने मणिपुर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा देगा। आपको पता है जो मैरी कॉम है, विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज जो है, तो वो भी आपकी मणिपुर से ही बिलोंग करती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया तुम्हें थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, अब मेघालय की अगर बात करें, तो मेघालय का जो अस्तित्व है 1972 में इसको पूर्ण राज्य, एक अलग राज्य के रूप में बनकर ये राज्य के रूप में है। जो ये आप 72 देख रहे हो, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो मेघालय राज्य का गठन की बात करूँ, 1970 में असम के भीतर से एक स्वतः राज्य के रूप में इसको निर्मित किया गया। मेघालय से पृथक करके असम के भीतर से इसे स्वायत्त राज्य के रूप में से विभाजित किया गया है। और 21 जनवरी 1972 को ये एक अलग राज्य के रूप में ये भी अस्तित्व में है। जब हम त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। और 1972 में ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में समक्ष आया। बाद में से भी क्या कर दिया, त्रिपुरा राज्य को भी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, त्रिपुरा किस तरह से घिरा, से घिरा हुआ, 3 तरफ से किस चीज से घिरा हुआ, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। और 1972 में यहाँ पर इसको केंद्र शासित के रूप में इसको मान्यता मिली। फिर जाके उसको बाद जो गणतंत्र राज्य के रूप में इसे मान्यता दी गई। अब बात करते हैं सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम एक जो राज्य है, ये जो राज्य है भारत का सबसे छोटा राज्य के रूप में उभर के समक्ष आता है। सबसे छोटा राज्य पूछा जाता है तो आपका सिक्किम है। ये जो लोकप्रिय है, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि लोकप्रिय रूप में भारत की जैव विविधता के रूप में अगर हम कहें तो ये रूप में, इसके रूप में ये जाना जाता है। और 16 मई 1975 को सिक्किम को भारतीय संघ में इसको क्या कर दिया, विलय कर दिया गया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम को भारतीय संघ में कब विलय किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1975 में इसको क्या कहता है, संघ में विलय कर दिया। अब हम गोवा की बात करते हैं, तो गोवा को थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि पुर्तगाल का उपनिवेशवाद ये रहा सबसे बड़ा। भारत की आज़ादी के बाद ये जो राज्य था पुर्तगाल, उपनिवेश के रूप में क्या होता, ये शासन के रूप में ये अधीन ये था। लेकिन 1961 में अगर हम बात करें, जब भारतीय सेना द्वारा इसको जब मुक्त किया गया था, तो जब यहाँ पर तमाम लोगों से, पुर्तगालियों से जब मुक्त किया गया था, तो आपको बता दूं इसमें जो मुक्त कर इसको दमन और द्वीप के साथ इसको क्या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको बना दिया। और गोवा राज्य के रूप में जो गठित हुआ 30 मई 1987 को ये क्या हुआ, एक राज्य के रूप में क्या हुआ, गठित हुआ। और दमन और द्वीप की अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यथावत बने रहे। ठीक है, अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करें। अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा देखिए। अरुणाचल प्रदेश 1972 में ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये बना। और 1987 में
ईटानगर के साथ इसको किया गया, तो भारत के स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको बना दिया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 1987 में ईटानगर के साथ जब इसका विलय हुआ, इसको जोड़ा गया, तो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको बनाया गया। जब हम मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम को भी देखिए, मिजोरम इसे 20 फरवरी 1987 को राज्य का ये दर्जा मिला, और प्रारंभ में ये क्या था, असम का ही एक क्या था, जिला था। मिजोरम क्या था, पहले क्या था, असम का ही एक जिला था, और असम से ही पृथक होकर इसको बनाया गया, और 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया। लेकिन मिजो नेशनल फंड ने इसका विरोध किया कि भैया हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ना रहते हुए एक क्या गया, पूर्ण राज्य का, इसको बाद में क्या मिला, दर्जा मिल गया। हमने आपको जिस प्रकार से बताया गया कि छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था, तो ये 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का बना, और झारखंड जो अलग हुआ ये बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को ये पूर्ण राज्य के रूप में ये दर्जा हुआ, क्योंकि ये जो क्षेत्र है झारखंड है, ये आदिवासी बहुल्य राज्य के रूप में ही बिहार से अलग हुआ, याद रखिएगा। अब जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो अपने राज्य की बात करते हैं, तो ये राज्य का जो गठन हुआ, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को क्या कहता है, इससे काट कर उत्तराखंड या उत्तरांचल के नाम से इसको परिवर्तित किया गया, बनाया गया, और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर पुनः क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। देखिए, उत्तराखंड का जो गठन किया गया था 9 नवंबर 2001 को इसका गठन किया गया। अब बात करते हैं इस श्रृंखला का अंतिम जो राज्य है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तेलंगाना है। तेलंगाना ये जो है भारत का 29वां राज्य के रूप में ये था। इसे आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों से विभाजित करके इसके क्या बनाया गया, राज्य बनाया गया, और 2 जून 2014 को इसे पूर्ण रूप से अलग कर दिया गया। ठीक है, देखिए आपको मैं बता दूं, जब ये तेलंगाना को क्या किया था, ये भारत का 29वां राज्य के रूप में उभर के समक्ष आया। जब उभर के समक्ष आया, तो आंध्र प्रदेश के जो कुछ जिले थे, कुछ जिलों को इसमें विभाजित किया गया, और जब ये विभाजित हुआ तो फिर केंद्र सरकार ने किया 2 जून 2014 को इसको पूर्ण रूप से अलग करके एक अलग तेलंगाना राज्य को क्या गया, गठित कर दिया गया। तो याद रखिएगा, ये श्रृंखला आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। इसी प्रकार से इस यूनिट के सभी चीज़ें मैं आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।